नमस्कार मित्रांनो, आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत स्पर्श में। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा है। जैसा कि हम आप सब जानते हैं कि हमने एस्टेट के लिए एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसके अंदर जो आपका व्याकरण वाला पोर्शन है वो तो आपका कंप्लीट हो चुका है, और जो आपका जो साहित्य वाला है वो बस बिल्कुल थोड़ा सा ही रहता है। आप यूँ मान के चलो कि हमने 80% 85% तो सिलेबस कवर कर लिया है। जो बाकी का रहता है वो हम कुछ ही दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आपके हम PYQ स्टार्ट कर देंगे। तो हमने स्टार्ट किया हुआ था मम्मट को, ठीक है, काव्य प्रकाश में मम्मट को। मम्मट के काव्य प्रकाश के अंदर हमने प्रथम उल्लास था, वहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा द्वितीय उल्लास। कितने उल्लास बताए थे? 10। कितने उल्लास बताए थे? 10। ठीक है, 10 में से हमने एक कर लिया, दूसरा उल्लास है। इस द्वितीय उल्लास में आचार्य मम्मट ने शब्द भेद का वर्णन किया है। कितने भेद निर्धारित किए हैं? 3। कितने? 3। वाचिक शब्द, लाक्षणिक शब्द और व्यंजक शब्द। इन्हीं शब्दों के भेदों के आधार पर 3 शब्द शक्तियां निर्धारित की गई हैं, जिनमें वाचिक शब्द से अभिधा शक्ति, लाक्षणिक शब्द से लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजक शब्द से व्यंजना शब्द शक्ति निर्मित की गई है। ध्यान रखना, कितने भेद बताए हैं? 3। वाचिक, लाक्षणिक और व्यंजक। वाचिक शब्द से कौन सी शब्द शक्ति बनी है? अभिधा। लाक्षणिक से लक्षणा और व्यंजक से व्यंजना। ठीक है, पहला आपका वाचिक शब्द। साक्षात संकेतितम यो अर्थ विधाने से वाचक, यानी कि जो साक्षात सांकेतिक अर्थ अर्थात प्रत्यक्ष रूप से संकेत किए गए अर्थ को कहता है, वह वाचक शब्द होता है। जिस अर्थ में संकेत किया जाता है, ठीक है, वह अर्थ 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। कौन से? जाति, गुण, क्रिया, यादृच्छा। जाति, गुण, क्रिया, यादृच्छा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट आपका अभिधा शब्द शक्ति। स मुख्य अर्थ तत्र मुख्य व्यापारो अस्य अभिधेय उच्यते। ठीक है, अभिधा उच्यते अर्थात वह प्रत्यक्ष संकेतित अर्थ मुख्यार्थ जिसमें जो मुख्य वृत्ति है वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। जो मुख्य वृत्ति है वही आपकी क्या होती है? अभिधा शक्ति होती है। अभिधा शब्द शक्ति कौन से शब्द की है? कौन से शब्द से उत्पन्न हुई है? वाचिक शब्द से। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी लाक्षणिक शब्द, यानी कि लक्षणा शब्द शक्ति। मुख्यार्थवाद एतत् योगे रूढ़ितो अर्थ प्रयोजनात् अन्य अर्थो लक्ष्यते यत् सा लक्षण आरोपिता क्रिया ये। ठीक है, अर्थात मुख्यार्थ का बाद होने पर तथा उस मुख्यार्थ के साथ संबंध योग होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन से जिस वृत्ति द्वारा अन्य की प्रतीति होती है वह शब्द में आरोपित वृत्ति या व्यापार लक्षण है। जो आपकी अभिधा शब्द शक्ति है वो तो आपकी जो मुख्य वृत्ति में होती है वो तो होती है आपकी अभिधा शब्द शक्ति। ठीक है, और जिसमें मुख्यार्थ में तो उसका बाद आता है, और साथ में जो संबंध योग होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन से जिस वृत्ति द्वारा अन्य की प्रतीति होती है वो तो आपका लाक्षणिक शब्द यानी कि लक्षणा शब्द शक्ति। ठीक है, आचार्य मम्मट ने लक्षणा शब्द शक्ति को रूढ़ि व प्रयोजनवती 2 भागों में विभक्त किया है। ध्यान रखना, लक्षणा शब्द शक्ति को कितने भागों में विभाजित किया है? 2 भागों में, रूढ़ि और प्रयोजनवती। लक्षणा शब्द शक्ति को आचार्य मम्मट ने सर्वप्रथम 2 भागों में विभक्त किया, रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। ठीक है, फिर आगे चल के इनके भी 2 भेद कर दिए, रूढ़ि लक्षणा के भी 2 और प्रयोजनवती के भी 2। कौन से? उपादान रूढ़ि लक्षणा और उपादान प्रयोजनवती लक्षणा, और लक्षण रूढ़ि लक्षणा और लक्षण प्रयोजनवती लक्षणा। ठीक है, इसके भी फिर 2 उपभाग कर दिए। ठीक है, इन दोनों को पुनः उपभेदों में विभक्त किया गया। ठीक है, इसके भी 2 कर दिए और इसके भी 2 कर दिए। उपादान लक्षणा, सारोपा उपादान लक्षणा, सारोप लक्षण लक्षणा। ठीक है, साध्यावसाना उपादान लक्षणा और साध्यावसाना लक्षण लक्षणा। ठीक है, आगे चल के फिर इनके भी 2 उपभेद कर दिए। तो कौन से? के सुधा लक्षणा और गौणी लक्षणा। ठीक है, सबसे पहले तो किए लाक्षणिक शब्द के 2। कौन से? रूढ़ि और प्रयोजनवती। रूढ़ि और प्रयोजनवती के फिर कर दिए 2 उपादान
और लक्षण लक्षणा। फिर आगे चल के इनके फिर दो कर दिए, कौन से सारोपा लक्षणा और साध्यावसाना लक्षणा। फिर आगे चल के इनको भी दो उपभेदों में विभक्त कर दिया, कौन से शुद्धा लक्षणा और गौणी लक्षणा। इस प्रकार ये लक्षणा के जो 6 भेद हैं इनको पुनः दो भागों में विभक्त किया गया है, अव्यंग्य और सव्यंग्य। ठीक है, अव्यंग्य और सव्यंग्य। इनमें से जो प्रयोजनवती सव्यंग्य लक्षणा के पुनः दो भेद किए गए हैं, सव्यंग्य लक्षणा के भी पुनः कितने भेद किए गए हैं, दो। गुण प्रयोजनवती व्यंग्य लक्षणा और अगुण प्रयोजनवती व्यंग्य लक्षणा। ठीक है, इन भेद और उपभेदों को साहित्य दर्पण रचना में विश्वनाथ ने सुव्यवस्थित रूप से उदाहरण सहित प्रस्तुत किया है। ये अलग अलग दे रखी है ना, पहले दो किए, फिर उसके दो उपभेद किए, फिर उसके दो उपभेद किए। तो इनको है ना जो आचार्य विश्वनाथ है उन्होंने अपनी रचना में साहित्य दर्पण में उदाहरण सहित इनको अच्छे से सेट किया हुआ है। ठीक है, लास्ट है आपकी व्यंजना शब्द शक्ति। कौन सी? व्यंजना शब्द शक्ति। यस्य प्रतीतिम अधातुम लक्षणासम उपाशे फले है शब्द कई गम्य अत्र व्यंजन अपरा क्रिया। अर्थात प्रयोजन की प्रतीति कराने के लिए लक्षण द्वारा शब्द प्रयोग किया जाता है, वहां उस प्रयोजन की अन्य के द्वारा नहीं होती है, अपितु उसी शब्द द्वारा प्रतीति होती है। अर्थात इस प्रयोजन प्रतीति के विषय में व्यंजना के अतिरिक्त कोई और व्यापार नहीं हो सकता, वहां व्यंजना शब्द शक्ति ही प्रयुक्त होती है। ये याद रखना, ये वाले बीच में खालिस्तान देके भी पूछ सकता है, या फिर ये भी पूछ सकता है कि ये किसका, ठीक है, ये किसका है, व्यंजना शब्द शक्ति है या फिर ये लाक्षणिक शब्द शक्ति है। ठीक है, इस टाइप से। इसके कितने भेद हैं? दो, शाब्दिक व्यंजना और आर्थिक व्यंजना। शाब्दिक यानी कि अभिधा मूला व्यंजना और लक्षणा मूला व्यंजना। ठीक है, नोट याद क्या रखना आपको, कुमारिल भट्ट व प्रभाकर इत्यादि विद्वानों ने चतुर्थ शब्द शक्ति के रूप में तात्पर्य अर्थ शब्द शक्ति को निर्धारित किया है, ध्यान रखना। कुमारिल भट्ट व प्रभाकर इत्यादि विद्वानों ने चतुर्थ शब्द शक्ति के रूप में किसको निर्धारित किया है? तात्पर्यार्थ शब्द को, तात्पर्यार्थ शब्द को। नेक्स्ट है आपका तृतीय उल्लास। इसमें आर्थिक व्यंजना का विस्तृत रूप से भेदों सहित व्यंजन किया है। कौन सी व्यंजना का? आर्थिक व्यंजना का। वक्तव्य, बोधव्य, काकू, काकू यानी कि ध्वनि विकार, वाक्य, चेष्टा, वाच्य, अन्य सिद्धि या प्रस्ताव, द्वेष, काल आदि के वैशिष्ट से इच्छित अन्य अर्थ प्रतीति कराने वाला अर्थ का व्यापार क्या कहलाता है? आपका आर्थिक व्यंजना कहलाता है। और इन्हीं 10 उपागमों को आर्थिक व्यंजना के भेदों के रूप में जाना जाता है। आर्थिक व्यंजना के कितने भेदों के रूप में जाना जाता है? 10। कौन से? वक्ता, बोधव्य, काकू, वाक्य, चेष्टा, वाच्य, अन्य सिद्धि या प्रस्ताव, द्वेष, काल आदि। ये था आपका तृतीय उल्लास। नेक्स्ट आपका चतुर्थ उल्लास। इस उल्लास को ध्वनि निर्णय के नाम से भी जाना जाता है। पूछ सकता है कि ध्वनि निर्णय के नाम से कौन से उल्लास को जाना जाता है? चतुर्थ उल्लास को। इस उल्लास में ध्वनि काव्य का विस्तार से विवेचन किया गया है। इस उल्लास में उत्तम काव्य के दो भेद निर्धारित किए गए हैं। उत्तम काव्य के दो भेद कौन से हैं? अविवाक्षित वाच्यम और विवाक्षित वाच्यम। अविवाक्षित यानी कि लक्षणा मूला और ये आपका अभिधा मूला। ठीक है, इसके कौन से दो भेद हैं? अर्थांतर संक्रमित वाच्यम और अत्यंत तिरस्कृत वाच्यम। असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य और संलक्ष्य क्रम व्यंग्य। ठीक है, इस उल्लास में उत्तम काव्य की सिद्धि की गई है। कौन से उल्लास में? चौथे उल्लास में। उत्तम काव्य के कितने भेद हैं? दो, और इनके भी कितने हैं? उपभेद दो। ठीक है, नेक्स्ट आपका पंचम उल्लास। इस उल्लास से गुणीभूत व्यंग्य का वर्णन विस्तृत रूप से किया गया है। इस मध्यम काव्य के 8 भेद हैं। इस मध्यम काव्य के कितने भेद हैं? 8। इतनी डीपली नहीं पूछेगा कि कौन से हैं, आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो आपका पंचम उल्लास है यानी कि जो गुणीभूत मध्यम काव्य का विस्तृत वर्ण किया गया है और इसके कितने भेद बताए गए हैं? 8। ठीक है, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है ना, सिर्फ वही चीज करेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट आपका षष्ठ उल्लास। इस उल्लास में सप्ताह चित्र निरूपण का वर्णन किया गया है, अर्थात चित्र काव्य का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है, जो सब चित्र और अचित्र काव्य दोनों के नाम से जाना जाता है।
जो अधम प्रकार का है आपका, जो उसका वर्णन किसके अंदर किया गया है, आपका छठे उल्लास के अंदर किया गया है। ठीक है, सब चित्र और चित्र कभी एक साथ होते हैं तो कभी अलग अलग होते हैं, इनका विस्तार से वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है आपका सप्तम उल्लास। इस उल्लास में काव्य के दोषों का विवेचन किया गया है। कौन से उल्लास में काव्य के दोषों का विवेचन किया गया है? सप्तम उल्लास में। ठीक है, मुख्यार्थ अति दोष है, अर्थात जिस मुख का अर्थ अपकर्ष नाश होता है वह क्या कहलाता है? दोष कहलाता है। दोष में कौन से आपके काव्य दोष कितने हैं? 16। वाक्यगत दोष कितने हैं? 21। अर्थ दोष कितने हैं? 23। और रस दोष कितने हैं आपके? 13। ठीक है, रस दोष कितने हैं आपके? 13। ये ध्यान रखना। काव्य दोष कितने हैं? 16। वाक्यगत दोष कितने हैं? 21। अर्थ दोष कितने हैं? 23। और रस दोष कितने हैं? 13। इनमें अपुष्ट, कष्ट, व्यहरित, दुष्क्रम, पुनरुक्त, संदिग्धता, ग्राम्य आदि अर्थ दोष महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, प्रतिकूल वर्णता, उपहत विसर्गता, विसंधि, हत वर्तता, न्यून पठता, अधिक पदता, कथित पदता, ठीक है, पतत प्रकृष्टता। ठीक है, इस टाइप से ये आदि दोष क्या होते हैं? महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, श्रुति कटुच्युत, संस्कार, अप्रयुक्त, असमर्थ, निहितार्थ, अनुचित अर्थ, निरर्थक, अवाचक, अश्लील, संदिग्ध। ठीक है, ये आपके 16 क्या होते हैं? आपके काव्य के दोष होते हैं। 16 क्या होते हैं? आपके काव्य के दोष होते हैं। इनमें से जो 13 तक पदगत एवं समासग दोष दोनों की श्रेणी में प्रयुक्त होते हैं, परंतु 14वां 15वां 16वां दोष होते हैं। ठीक है, पदगत दोष कितने हैं आपके? 13। और समासगत दोष कितने हैं? 13 + 3 16। ठीक है, ये याद रखना। पदगत दोष कितने हैं? 13। और समासगत दोष कितने हैं? 13 + 3 16। नेक्स्ट आपका 8वां उल्लास। इस उल्लास में काव्य के गुणों का विवेचन किया गया। 7वें उल्लास में काव्य के दोष का विवेचन किया गया है। छठे उल्लास में जो आपका अधम काव्य का है, चित्र जैसे चित्र काव्य शब्द है, उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, 8वें उल्लास में किया गया है काव्य के गुणों का विवेचन किया गया है। यह रस्यांगिनो धर्मासौर्यादय इवात्मने उत्कर्ष हेतु अस्ते शूर चलस्तयो गुण है। ठीक है, आत्मा के सूर्य आदि धर्मों के समान आत्मभूत प्रधान रस के जो अपरिहार्य या परिहार्य यानी कि जो अलग न उसके वे उत्कर्ष वर्धक धर्म होता है, वे काव्य गुण कहलाते हैं। काव्य मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। काव्य गुण कौन से? माधुर्य गुण, प्रसाद गुण और ओज गुण। माधुर्य गुण, प्रसाद गुण और ओज गुण। माधुर्य गुण संयोग, श्रृंगार, करुण व शांत रस में माधुर्य गुण का अधिक प्रयोग होता है। अधिकता के योग में कहीं कहीं भी प्रलंब श्रृंगार में भी प्रेम के दीप्त माधुर्य गुण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आह्लादक माधुर्यम श्रृंगारम द्रुति कर्णम। ठीक है, काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं? 3। नेक्स्ट आपका प्रसाद गुण, अर्थात सूखे ईंधन में अग्नि के समान या स्वच्छ वस्त्र में जल के समान चित्त में सहसा व्याप्त हो जाता है, जो सभी रसों में रहने वाला होता है, जिसको सुनने से ही अर्थ की प्रतीति होती है, वह होता है आपका प्रसाद गुण। ठीक है, ओज गुण, ठीक है, अर्थात वीर रस में रहने वाली चित्त की दीप्ति को ओज गुण कहते हैं। यह गुण वीर रस विभत्स में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है आपका 9वां उल्लास। इस उल्लास में 6 शब्दालंकारों का विस्तृत किया गया है। अनुप्रा, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, चित्रालंकार और पुनरुक्ता, अवदाभास। ठीक है, 10वें उल्लास में इसके अंदर क्या है? 61 अर्थालंकारों का विस्तार से वर्णन किया गया है। ये था आपका जो काव्य प्रकाश मम्मट के द्वारा रचित। इसके अंदर आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर उल्लास कितने दिए गए हैं। प्रथम उल्लास में क्या है, द्वितीय उल्लास में क्या है, तृतीय में क्या है, उत्तम काव्य क्या होता है, आपका व्यंग्य काव्य क्या होता है, लक्षणा शक्ति क्या होती है, अभिधा शक्ति क्या होती है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, इसके गुण कितने प्रकार के दिए गए हैं। ये जो मोटा मोटी है ना, सिर्फ ये पूछेगा। इतना जो डीपली जो बड़े बड़े दे रखे हैं ना इन्होंने श्लोक, इनको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, जो आज आपका काव्य प्रकाश है मम्मट के द्वारा, वो आज आपका कंप्लीट हो गया है। देखिए धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं।
जो मेरी वीडियोस हैं वो भले ही छोटी छोटी हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम से ओरिएंटेड है, फालतू की बकवास नहीं है इनके अंदर। ठीक है, कल हम स्टार्ट करेंगे भामै को। आई होप आप सब मेरे साथ जुड़ेंगे। मिलते हैं फिर कल अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, भामै के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखना। धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।